तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई सरकार की गठन की बात करेंगे। किस तरह से मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है और छत्तीसगढ़ में इस नए मुख्यमंत्री थोड़ी देर में शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से नई सरकार कार्य करने लगेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पद की शपथ ली, जबकि छत्तीसगढ़ में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को शपथ दिलाई। वहीं मल्लारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। वहीं 5 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला को भी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आते हैं। रीवा से विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई गणमान्य नेता और विशिष्ट लोग शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज नई सरकार का गठन हो रहा है। विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भाजपा की विधायक दल की बैठक में विजय शर्मा और अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया था। तो अब से थोड़ी देर बाद रायपुर में इस शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। भाजपा ने तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री चुनकर लोगों को चौंकाया है। इसे नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने और पार्टी में नए नेता तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। तीनों ही जगहों पर चुने गए मुख्यमंत्री साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ताओं को शीर्ष पद देने की परंपरा कायम रखी है। परिवारवाद से इतर कर्मठ, कर्मयोगी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने कार्यकर्ता ही सर्वोपरि का संदेश दिया है। पार्टी की भारी जीत के बाद जन विश्वास पर खरा उतरने की नए मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौती होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ नीरज हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। वो फोन इन पे हैं हमारे साथ में। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आज एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, नई सरकार का गठन हो गया। अब मध्य प्रदेश में क्या प्राथमिकता, किस तरह से आप अपने शब्दों में इसको बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, ये देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को छूना चाहता है और मध्य प्रदेश उस टारगेट को अचीव करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ये पूरे टेन्योर में अगर देखें पिछले कुछ सालों में, एक बहुत बड़ी प्राथमिकता अब ये होगी कि जो देश के लक्ष्य हैं, उन देश के लक्ष्यों को मध्य प्रदेश जिस तरीके से अभी तक अचीव करने में सहयोग दे रहा था, वो सहयोग मध्य प्रदेश की सरकार के सामने होगा कि वो बना रहे और उसी लक्ष्य के साथ, उसी टारगेट के साथ वो मध्य प्रदेश चलता रहे। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन तमाम केंद्र की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, जिस तरीके से अभी तक चल रहा था वो अंत्योदय की संकल्पना के साथ आने वाले समय में भी चलती रहे। ये ना सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव के लिए बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट के लिए भी जो है एक बड़ी चुनौती होगा। और हालांकि चुनौती इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि एक मैकेनिज्म पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश ने विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना की हुई है, सपने देखे हैं विकसित मध्य प्रदेश के, और उस विकसित मध्य प्रदेश के सपने में कहीं ना कहीं वित्त प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उद्योगीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आधारभूत ढांचे को विकसित करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ साथ मूलभूत सुविधाएं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हो, ये इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा मोहन यादव के सामने, और एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ी चुनौती मोहन यादव के सामने अब ये भी होगी क्योंकि कई उनसे ज्यादा अनुभवी नेता जो हैं वो डिप्टी सीएम के पद पर भी होंगे और कुछ कैबिनेट में भी आएंगे। लिहाजा एक तालमेल बना रहे पूरी कैबिनेट के बीच में, ये एक बहुत बड़ी जैसे कहे कि आगामी दिनों में। जी, दरअसल मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो कैबिनेट का गठन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, नई टीम जब बनाएंगे तो किन बातों का ख्याल रखेंगे। ये हालांकि ये उनके ही जहन में ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी एक संवाददाता के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर आप ज़रूर तमाम बातों को बहुत नज़दीक से देख रहे होंगे। कुछ हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करिए।
देखिए, एक अच्छी बात मोहन यादव के लिए ये है कि जो 2 डिप्टी सीएम उनके साथ बनाए गए हैं, वो हम्म। उनका अनुभव जैसे कहें कि अच्छा खासा है। वित्त मंत्री रहे हैं जगदीश देवड़ा, शिवराज सरकार में इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। कई विभाग उनके पास रह चुके हैं, चूँकि उमा भारती की सरकार के बाद से ही लगातार कई बार वो मंत्री रहे हैं। उसके बाद राजेंद्र शुक्ल की अगर बात करें, उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें, ऊर्जा की बात करें, खनन की बात करें, तो ऐसे विभाग उनके पास रहे हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के कुछ अच्छे विकसित बनाने के लिए जो अनुभव होना चाहिए या प्रशासनिक तौर पर जो अनुभव होना चाहिए, वो इन दोनों डिप्टी सीएम्स के पास है। उसके अलावा कई नए चेहरे इस कैबिनेट में होंगे, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सेकंड लाइन पूरी तरीके से तैयार हो और उसको नेतृत्व मिले। लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि कई बड़े चेहरे ड्रॉप हो सकते हैं, कई नए चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो पुराने चेहरे होंगे, उन पुराने चेहरों का अनुभव का लाभ भी जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा। ये कह सकते हैं कि कई समीकरणों को भी साधना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मंत्रियों की शपथ नहीं हुई तो उसका एक कारण है कि बीजेपी चाहती है, मोहन यादव भी चाहते हैं कि कई अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। जैसे अगर विंध्य की तरफ जाएंगे आप, तो राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। मालवा की तरफ आप जाएंगे तो डिप्टी सीएम और सीएम जो है खुद ही मालवा से आते हैं। और उसके अलावा अगर आप ग्वालियर चंबल तरफ जाएंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की बात चल रही है। महाकौशल अभी बच रहा है, निमाड़ अभी बच रहा है। लिहाजा इन समीकरणों को भी साधना होगा, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का चुनाव जो है 29 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में जो है वो होने वाला है, और साथ साथ आदिवासी फैक्टर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा कुछ आदिवासी बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, जिन पर अब लगभग माना जा रहा है कि फोन भी उनके पास शायद पहुंच गया है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है। जी, निश्चित तौर पर अब हमारे साथ नीरज भी बने हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे थोड़ी देर बाद एक भव्य जिसको कहते हैं कि कार्यक्रम होने जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, और ख़ास तौर पर क्या जानकारी आप हमको वहाँ से देंगे रायपुर से, जो ऑन ग्राउंड आप जानकारी दें। साथ ही साथ जो नई कैबिनेट है वो इसके साथ ही रायपुर में शपथ ले रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है, कौन से नेता उसमें शामिल है? देखिए, ये जानकारी निकल अभी नहीं आई है कि कैबिनेट में कौन कौन जो लोग हैं वो शपथ लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ चेहरे हैं जो कैबिनेट की के तौर पर मंत्री के तौर पर जो शपथ है वो ले सकते हैं। आप निखिल खुद दृश्यों को देख रहे हैं कि तमाम जो जीते हुए विधायक हैं वो अब मंच पर एकत्र होना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, क्योंकि उनको इन्विटेशन दिया गया था और ये कहा गया था कि इस ऐतिहासिक पल के वो भागी बने, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग भी आए। आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय का चुनाव किया है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इस राज्य के विकास में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको इसका एक इनाम के तौर पर ये मिला है। आप देखें कि 32% की करीब आबादी है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से है, और अभी तक आदिवासी समुदाय का कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं बना था। यही कारण है कि बड़े लंबे समय से मांग भी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तमाम बड़े नामों को हटाकर एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाना, ये भी निश्चित तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की उतनी ही वैल्यू है जितनी एक बड़े नेता की, और उस कार्यकर्ता को कभी भी मंत्री पद दिया जा सकता है, कभी भी उसको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। आप देखें कि अगर विष्णुदेव साय का आप राजनीतिक सफर को देखें, सरपंच से शुरुआत करी थी और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कई बार सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में। संगठन में भी उन्होंने काफी काम किया, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी 2-3 बार वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारे समीकरणों को देखकर उनका जो चुनाव है वो किया गया है, और कहीं ना कहीं 2024 में भी जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री रहेंगे उनका चयन किया जाएगा, 2024 का भी जो ध्यान है वो रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक संतुलित जो मंत्रिमंडल है वो देने की जो कोशिश है वो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? नीरज, आपने कहा कि जिस तरह से बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, कर्मठ कर्मयोगी और जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको मुख्यमंत्री और शीर्ष पद दे रही है पार्टी। कितने कार्यकर्ताओं में उत्साह है इसको लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह आप
मतलब शब्दों में अगर हम कहें कि जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, खासतौर से रायपुर पहुंचे हैं, वो बताता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस फैसले को लेकर कितना खुश हैं। और आप देखें कि जिस समय यहाँ पर कैंपेन हुआ था, प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, गृह मंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये पार्टी सत्ता में आती है। और यही कारण है कि एक कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना अपने आप में ये बताता है कि जो कार्यकर्ता हैं इस फैसले से काफी खुश हैं, काफी उत्साह है। और निश्चित तौर पर जो एक नई पीढ़ी है जो पार्टी से जुड़ेगी या जो पार्टी में कार्य कर रही है, उसको भी ये एक भरोसा रहेगा कि अगर वो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी लीडरशिप दिखाएंगे, तो आने वाले समय में उसके लिए भी मंत्री, उसके लिए भी मुख्यमंत्री के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। कोई परिवारवाद नहीं है, कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल उसको मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा और कार्यकर्ता भी उसी मेहनत के साथ और उसी दृढ़ता के साथ पार्टी के लिए काम भी करेंगे। जी, निश्चित तौर पर तो उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो एक आकांक्षी भारत की तस्वीर जो गढ़ी जा रही है वो इन कार्यकर्ताओं के बदौलत गढ़ी जा रही है। और उन्हीं के बीच से निकलकर जब कोई नेता मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होता है तो निश्चित तौर पर एक खुशी का लम्हा सभी कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए होता है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका और आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएं